संतुष्टि हो गई। अगला योग इस प्रकार से कि यदि पंचमेश पारिजात अंश पे हो तो ऐसा जातक कुलोचित विद्या की प्राप्ति होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिस कुल में पैदा हुआ उस कुल के अनुरूप उसको विद्या की प्राप्ति होती है। मतलब जिस कुल में जिस स्टैंडर्ड में पैदा हुआ उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना जीवन जिएगा। ठीक। और कुल की विद्या का अर्थ यह है कि देखिए प्राचीन काल में, अब तो बहुत लोगों ने समाज को बदल दिया है, अन्यथा पहले हर व्यक्ति के पास अपने कुल की एक विद्या अवश्य होती थी। उसको सीखने के लिए कोई स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं जाता था, वो अपने पिता से ज्ञान लेता था। और इसीलिए माता पहली गुरु है तो पिता सबसे बड़े गुरु हैं, ये याद रखा करिए। माता पहली गुरु है तो पिता जीवन के सबसे बड़े गुरु होते हैं। इस नियम के आधार पर ये याद रखिए कि यदि किसी की कुंडली में पंचमेश पंचम भाव का अधिपति यदि पारिजात अंश पे हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल की विद्या को प्राप्त करता है। वह जिस कुल में पैदा हुआ उस कुल की जो भी विद्या है, जो भी कला है, उसको वह व्यक्ति प्राप्त करेगा। वर्गोत्तम अंश पे यदि पंचम भाव का अधिपति चला जाए तो ऐसा व्यक्ति उत्तम विद्या वाला होगा, मतलब उसकी विद्या श्रेष्ठ हो जाएगी। अब कुल से ऊपर थोड़ा वो गांव देहात में और अपने क्षेत्र में उसका नाम होने लगा। और गोपुर अंश में यदि पंचम भाव का अधिपति चल जाए तो व्यक्ति भुवन में विख्यात होता है। भुवन में विख्यात मतलब पूरे क्षेत्र में। वैसे त्रिभुवन कहा जाता है तो त्रिभुवन का अर्थ तो बहुत बड़ी चीज हो गई। भुवन का अर्थ है कि मृत्यु लोक, तो पूरी पृथ्वी के लिए हो गया। आप यह समझिए कि ऐसा व्यक्ति पूरा जिला का भी, जिले में भी विख्यात हो सकता है, जिले से बाहर भी विख्यात हो सकता है। और सिंहासन अंश में हो तो ऐसा व्यक्ति राज्य मंत्री होता है। कौन सा? यदि पंचम भाव का अधिपति सिंहासन अंश पर चला जाए तो ऐसा व्यक्ति राजमंत्री होता है। अब राजमंत्री उस जमाने में देखिए तो छोटे छोटे राज्य थे, तो जब छोटे छोटे राज्य थे तो इसलिए आप ये समझिए कि व्यक्ति सभासद हो सकता है, ठीक है, और मेयर भी हो सकता है, इससे बड़े लेवल पे भी जा सकता है। एक दिशा दे दी गई। तो ये सारा जो फलित होगा आपको देश काल परिस्थिति का तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा। आप सभी को एक ही ब्रश से नहीं पेंट कर सकते हैं। अगला इस प्रकार से है कि यदि पंचम भाव का अधिपति पारावत अंश पर हो, पंचमेश जो है वह पारावत अंश पर हो तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता होता है। अब यहां धन की बात चली गई। ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्म को बताएगा वह उसको धन की क्या आवश्यकता, तो यह धन से परे निकल गया व्यक्ति। और देवलोक अंश में यदि पंचम भाव का अधिपति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी होता है। अब देखिए योगियों सिद्धियों की भी बात आने लगी। व्यक्ति पहले धन का अर्जित करता है, धन अर्जित करते करते जब थक जाता है और उसकी लिप्सा समाप्त हो जाती है तो फिर व्यक्ति अध्यात्म में चला जाता है। तो देखिए अध्यात्म के भी योग इस धन योग में मिल रहा है, समझने की बात है। और यदि पंचम भाव का अधिपति यदि ब्रह्मलोक अंश पर हो तो ईश्वर का उपासक। देखिए हम धन की प्राप्ति करने चले और यहाँ ईश्वर की उपासना की बात हो गई। तो यही जीवन की श्रेष्ठता है। ये ईश्वर का उपासक वो व्यक्ति है जिसने जीवन में धन की लिप्सा को समाप्त कर लिया। उसको जितना धन चाहिए था उसने पा लिया, प्राप्त कर लिया। अब वो समझ चुका है कि धन जो है वो उसमें कुछ रखा नहीं है। इस जन्म का कमाया हुआ धन यही रह जाएगा और अगले जन्म में जाएगी आपकी उपासना, आपकी भक्ति यही जाने वाली है। इस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मेरा इस वीडियो को जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी बताऊंगा। बाकी ये आप जानना चाहेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। फिर अगला जो आता है, यदि पंचम भाव का अधिपति ऐरावत अंश पर हो तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर का भक्त होता है। अब वो भक्ति में आ गया। पहले वह कर्मयोगी बना, पहले वह ब्रह्मवेत्ता